नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जतिन शर्मा। स्टडी टिप्स के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीए फाइनल का पेपर 8 आईडीटी, जो हम लेक्चर नंबर 2 बनाएंगे रजिस्ट्रेशन पे। कल हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन किसे करवानी है, सेक्शन 22 पढ़ा था। उसके एक कंसेप्ट अभी और बाकी है दो, कि टैक्सेबल सर्विस। मान लीजिए आपके ऑफिस में क्लाइंट आता है, वो कहता है कि सीए साहब, मैं ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है जीएसटी में। तो आप क्या कुछ देखेंगे? ठीक है जी। कल हमने एमटी एमएन सारी कौन सी स्पेशल स्टेट्स है उसके बारे में पढ़ा। तो आप अपने उससे पूछेंगे, हाँ जी श्रीमान जी, कौन कौन सी स्टेट्स में आप काम कर रहे हैं? तो स्पेशल स्टेट्स को याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 11 हैं, नोटिफिकेशन के हिसाब से 4 हैं और एक 6 भी हैं। तो एग्जाम्पल दी है कि एक मिस्टर शाह आए, वो कहते हैं कि श्रीमान सीए साहिब, मैं मणिपुर में भी सप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पे ठीक है जी टैक्सेबल चीज़ है, गुड्स है जिसकी मैं सप्लाई कर रहा हूँ, साथ में मैं पंजाब में भी कर रहा हूँ। तो रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट मेरे लिए क्या देखी जाएगी? तो लॉ ने सोचा, ये लिखा कि अगर कोई टैक्सेबल पर्सन या टैक्सेबल पर्सन टीपी, यानी कोई पर्सन अगर किसी स्पेशल स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है। मान लीजिए एक से ज्यादा स्टेट में सप्लाईज कर रहा है वो, कि वहां पे भी बिजनेस कर रहा है, पंजाब में भी कर रहा है और मणिपुर में भी कर रहा है। मणिपुर स्पेशल स्टेट है, तो जैसे ही स्पेशल स्टेट आई, सेकंड कंडीशन भी साथ में आई कि वो टैक्सेबल सप्लाई वहां पे करता है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी हो जाएगी? 10 लाख। 10 लाख 10 लाख एक 10 लाख किसके लिए? आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर अकेली गुड्स की सप्लाई करता है तो 40, 20, 10 की कंडीशन होती है। अदर देन उसके अतिरिक्त क्या होती है? कोई व्यक्ति अकेला सर्विसेज देता है या कोई व्यक्ति गुड्स एंड सर्विसेज देता है। तो अब एक और एग्जांपल, उसके साथ मिस्टर शाह का भाई भी बैठा था। वो कहता है, श्रीमान जी, मैं भी इन्हीं स्टेट्स में काम कर रहा हूं, पर मैं मणिपुर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता हूं जिसपे जीएसटी नहीं लगता, पर पंजाब में टैक्सेबल सप्लाई करता हूं। तो आपने क्या कहना है सीए साहब कि श्रीमान जी, शाह जी के भाई जी, कि इफ यू आर सप्लाइंग नॉन टैक्सेबल सर्विसेज, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज in a special state, then the threshold limit will not be 10 lakh for you. It will be 40 lakh or 20 lakh as per your case. तो आपने देखा कि थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए। लॉ मेकर ने बड़े ही ध्यान से डिसाइड किया है कि इफ यू आर सप्लाइंग ए टैक्सेबल सर्विस, टैक्सेबल सप्लाई इन ए स्पेशल स्टेट, देन इट इज कि आपके लिए लिमिट 10 लाख हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। हाँ, आगे मान लीजिए मिस्टर शाह का जो भाई वो कहता है कि पंजाब में मेरी टोटल सप्लाई इट इज 36 लाख एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज 5 लाख। अब आप याद करें, कल मैंने आपको एग्रीगेट टर्नओवर का पॉइंट समझाया था, जिसमें एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाईज प्लस नॉन टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस इंटरस्टेट सप्लाईज, बट एक्सक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड सेस। तो एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई की जो वैल्यू है उसे जरूर इंक्लूड किया जाएगा। तो यहां पे 40 लाख की तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बन जाएगी, पर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। समझ आ गया? कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में लिख देना। आगे आते हैं। अभी आप देखते हैं कि केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, बिजनेस ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
कोई शार्क टैंक में देखते हो, कहते हैं ना कि 10% इक्विटी, 2% इक्विटी, वो तो बिजनेसेस हैं, कंपनीज में है, लिमिटेड है, तो वहां पे डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो वहां पे तो बिजनेस ऐसे नहीं चेंज हो रहा। परंतु अगर कोई बिजनेस मर्ज कर रहा है, ठीक है, दो कंपनीज थी वो मर्ज कर रही हैं, तो जिस दिन ये दो कंपनीज एक बन जाएगी, तो जिस दिन वो एक बनेगी उस एक कंपनी को उस डेट से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिवली करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर डीमर्जर हो जाए, एक कंपनी थी वो अलग हो गई, तो भी जिस दिन से वो अलग हो जाएंगी तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न होना चाहिए। किसी, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस था, किसी का सोल प्रोप्राइटर में था, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन थी, वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अब नया बंदा व्यक्ति ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज बिजनेस, वो उसके बिजनेस की ओनरशिप ले रहा है। सो जिस डेट से वो ले रहा है, सक्सेशन कर रहा है, ठीक है, उस डेट से उसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, ठीक है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 से लेके आज की डेट 7 मार्च 22 तक मिस्टर ए वाज द ओनर ऑफ हिज बिजनेस। From there, 7th he transfers or Mr. B succeeded his business, then Mr. B will be liable for registration. So ये लॉ मेकर ने रख दिया। लॉ मेकर ने क्यों ऐसा रखा? लॉ मेकर ने कहा एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति उसके बिजनेस को टेक ओवर या मर्जर या डी मर्जर कुछ कर ले, तो जो मैं लायबिलिटी है, जो बंदा बिजनेस ले रहा है, उस पे डाल देता हूं। तो लॉ मेकर ने कवर कर दिया उस कंडीशन को, डन हो गया। तो ये तो था सेक्शन 22। सेक्शन 23 है, वो अभी अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी करते हैं 24। 22 to 30 सेक्शंस है, अप टू 30 तक सेक्शंस है इस चैप्टर में। कमेंट में लिख के बताएं सीजीएसटी के कौन से एक्ट में ये चैप्टर है। ठीक है जी। और रूल्स में भी कितने रूल्स हैं, 8 से 26 तक। चैप्टर का नाम मेरे को कमेंट में बता दे। डन। चलो अब हम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करते हैं। कुछ केसेस में लॉ मेकर ने जैसे बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि हम कुछ केसेस डिसाइड करते हैं दैट इन दीज केसेस रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड, दैट नो वन कैन डिनाई और सीक एनी एग्जम्पशन एक्सेप्ट वी विल प्रोवाइड, कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। वो कौन कौन से केसेस हैं? पहला केस कि आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी। आज मेरे को फोन आया था कि सर ये इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इसमें क्या कुछ होता है। तो मैंने एक +1 +2 का स्टूडेंट था, तो चलो वो स्टूडेंट सुन ले कि इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट होता है। इंट्रा मेरे अंदर, मेरी स्टेट के अंदर, मैं लुधियाना में हूं, तो लुधियाना से अमृतसर में करी, जलंधर में करी, मोहाली में करी, तो वो इंट्रा। अगर मैं यहां से पंजाब में, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, कहीं भी और स्टेट में करूं, वो इंटर स्टेट। यहां तक समझ आ गया इंटर स्टेट। तो अगर कोई व्यक्ति सप्लाई करता है, अब देखते हैं क्या इनके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है, एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन करने की जरूरत है। सीए साहब के ऑफिस में बैठे हैं आप, तो नहीं भाई, लॉ हैज डिनाइड, लॉ ने कह दिया नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सप्लाई करता है कोई गुड्स, कि उसने कहा कि ये मेरा एक कार्टून है जिसमें बॉल पेन्स है, डिलीवर इट टू हरियाणा, पंजाब से वो हरियाणा में भेज रहे हैं, गुड्स हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो सप्लाई करने के लिए, क्योंकि बैरियर ट्रांसफर हो रहा है, स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। अगर कोई व्यक्ति, इफ ए पर्सन वांट्स टू डू बिजनेस in which he will supply his goods to another state, to another UT, then he requires to have GST registration. So अगर सर क्वेश्चन तो ये भी है, फिर अगर गुड्स एंड सर्विसेज दो, सर सिमिलर सिचुएशन,
law has also stated that if you are doing business of goods and services, even then you require registration in that. अब सर, अब अगर सर्विसेज, सर आप अब सर्विसेज दे रहे हो, कंसल्टेंसी दे रहे हो, ठीक है, तो सर्विसेज में आपने दूसरी स्टेट में दे दी, तो वहां लॉ मेकर कहता है कि चलो थ्रेशोल्ड लिमिट दे देते हैं, दैट इन दिस केसेस अगर वो व्यक्ति, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इज इन ए स्टेट which is considered as special state as per CGST Act, 4 states हैं, you know their name, MTMN. First one is Mizoram, second Tripura, third Manipur and Nagaland. अगर आप supplier is from these states, then the threshold limit will be 10 lakh. Up to 10 lakh आप इंटरस्टेट सप्लाई भी करें, आप इन स्टेट से हैं, तो आपको सप्लाई सिर्फ सर्विसेज की जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए. यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर सर. ओके, अब दूसरा सर्विसेज मैं मान लीजिए केरला से हूं, तो केरला से हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं, आई हैव ए क्लाइंट हु इज इन दिल्ली, देन I am from services from Kerala, then the threshold limit will be, in case if I am supplying services, will be 20 lakh. That is very simple. For MTMN, 4 special states, there the threshold limit will be 10 lakh, and for all other states it is 20 lakhs. So first point 24 subsection 1 is clear. So now second point, that is a very simple point, casual taxable person. That if you are a casual taxable person, you have to get registration under GST. But law has provided an exception that if you are supplying handicraft goods plus notified handicraft goods, then you have an exemption of threshold, you have the facility of threshold limit. Threshold limit concept law maker ने सेम रखा कि ठीक है, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, ठीक है, आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स या नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स बनाते हो, ठीक है, आप सप्लाई कर रहे हो किन्हीं 4 स्पेशल स्टेट से, तो आपकी अगर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 10 लाख है तो रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, 10 लाख से अबव है तो करवा लें. क्योंकि वो क्यों करना चाहती है गवर्नमेंट इस प्रकार, बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू कि इन बिजनेसेस को ग्रोथ मिले, ये बिजनेसेस में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर आए, उन पे टैक्स कंप्लायंस कम रहे, वो अपना बिजनेस इजीली कर सके. पर अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अकेले गुड्स की सप्लाई कर रहा है या गुड्स एंड सर्विसेज या सर्विसेज, तो कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दी गई है. ही हैज टू गेट GST registration compulsorily, except if he is supplying handicraft goods or notified handmade goods, then there is a threshold limit of 20 lakh or 10 lakh as the case may be applicable. So 24(2) हो गया हमारा. अब 24(3) बड़ा ही रोचक सेक्शन है, बड़ा ही. आपने देखा होगा कि टैक्स किसे पे करना पड़ता है. अगर मैं कोई सप्लाई करता हूं, उस इनवॉइस पे बेसिक वैल्यू लिखता हूं, उस पे टैक्सेस ऐड करता हूं, CGST, SGST या IGST या UTGST जो भी लगा, और उतने पैसे रिसीवर से ले लेता हूं बेसिक प्लस टैक्सेस के, और वो टैक्सेस मैं गवर्नमेंट को जमा करवा देता हूं, ITC पास ऑन कर देता हूं. दिस इज द नॉर्मल सिनेरियो. लॉ मेकर बैठे थे, सोच रहे थे कि अगर हमने कंडीशन दी है RCM की, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कि इन दीज केसेस द सप्लायर विल नॉट लेवी टैक्सेस ऑन हिज इनवॉइस, ऑन हिज बिल. सो द टैक्स लेबिलिटी किस पर है? द रिसीवर, जो सर्विसेज जो ले रहा है, ठीक है, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में. तो यहां पे अगर कोई व्यक्ति, इफ ए पर्सन हु इज गेटिंग सर्विसेज अंडर RCM, ही इज रिक्वायर्ड टू हैव GST रजिस्ट्रेशन, क्योंकि टैक्स की कंप्लायंस उसकी तरफ चलेगी, उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ठीक है जी. और अगर
जो सब व्यक्ति, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, हु इज प्रोवाइडिंग द सप्लाई अंडर आरसीएम एक्सक्लूसिवली, पूर्ण रूप से वो सिर्फ आरसीएम की ही सप्लाई करता है, सो देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो आपके क्लाइंट आएंगे, कोई ट्रांसपोर्टर आएंगे, वो कहेंगे अरे सर हम तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज करते हैं, तो टैक्सेस की क्या हम पर लायबिलिटी है, क्या हमें जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी है? आप कहेंगे नहीं भाई, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही काम करेंगे तो आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। द पर्सन्स हु विल गेट सर्विसेज फ्रॉम यू विल नीड्स टू हैव जीएसटी रजिस्ट्रेशन, दे विल पे ऑन योर बिहाफ टू द गवर्नमेंट। तो ये तो हो गया कंपल्सरी, गवर्नमेंट ने इसको भी कवर कर लिया। अब आ गए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, 182 डेज वाले कंसेप्ट थे। जो नॉन रेसिडेंट हैं तो उनको तो कंपल्सरीली जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। वेरी सिंपल, लॉ मेकर ने सीधा ही कह दिया कि ये कैटेगरी वाले लोग हैं, आप तो इनको रजिस्ट्रेशन करवा ही लें, आप जरूर करवाएं। अब बड़ा ही लेटेस्ट टॉपिक, ये आप डिस्कस भी करते रहें, ई कॉमर्स। आपने देखा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी सोशल यानी कि प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपनी गुड्स सर्विसेज दे सकते हैं। अर्बन क्लैब एक्ट बहुत सारे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक रूल जीएसटी में कैसे करा कि अब इन पे कैसे टैक्स लगाएं। सबसे पहले टैक्स के लिए तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। किसको कहें कि कौन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाए? अब थ्रेशोल्ड लिमिट दे देंगे तो ये कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने समझा पहले कि ये पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे कौन कौन से प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन क्या एक्टिविटी करता है। इसमें एक व्यक्ति है जो तो सर्विसेज लेता है, जो गुड्स लेता है, ठीक है जी। एक है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर सप्लायर और रिसीवर आपस में मिलते हैं, अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और पेमेंट्स करते हैं। थर्ड होगा सप्लायर, जो सप्लाई कर रहा है ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने कहा ई कॉमर्स ऑपरेटर और सप्लायर आपको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरली करवानी होगी, आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। सप्लायर कहता अच्छा जी, यानी आप अपने क्लाइंट्स को बताएंगे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करना चाहता है कि उन्हें कंपल्सरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जो गुड्स बेच रहे हैं अदर देन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। अगर आप उनमें सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के उस प्लेटफॉर्म पे, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है अंडर सेक्शन 52 टीसीएस आप पे कलेक्ट कर रहा है, तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, कंपल्सरी है, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ठीक है जी। देन अमेजोन फ्लिपकार्ट के मैंने बता ही दिया। अगर टैक्स डिडक्ट की है किसी पे लायबिलिटी अंडर सेक्शन 51, तो उसको भी कंपल्सरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अरे भाई, रजिस्ट्रेशन होगी तभी गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा ना, विदाउट रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास कैसे आएगा? तो गवर्नमेंट ने कह दिया भाई आपको टीडीएस, आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करना है, सेक्शन 51 है, आप रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली जरूर करवाएं। डन। फिर आ गया सेक्शन 24 सबसेक्शन 7 एजेंट। आपने सप्लाई करी, मान लीजिए आप सप्लाई कर रहे हैं, आप एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं किसी और टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे, देन एज एन एजेंट आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप थ्रेशोल्ड लिमिट की सुविधा नहीं ले पाएंगे। डन हो गया। देन 8 में है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सच पर्सन। अब आया है OIDR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल। एक पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग दिस सर्विस सप्लाईज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से आ रही है सर्विसेज, किसको? टू ए पर्सन हु इज इन इंडिया, तो वो आउटसाइड पर्सन वाले को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। देन 2410 जो टैक्स पे कर रहा है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5,
तो उसको भी। एंड 11 में क्या कहा है कि नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, कुछ भी अगर और किसी को भी नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा तो उसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो थैंक्स अ लॉट। ये सेक्शन तो आज आपको टैक्सेबल सर्विसेज की बात समझ आ गई। देन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ बिजनेस ट्रांसफर की 24 सेक्शन आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस चैप्टर के 22 एंड 24 नंबर सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। जय हिंद, नमस्कार।